नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियोस में हमने मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में बात की है। आज मेटाबॉलिक डिजीज़ कंप्लीट हो गई है और आज की वीडियो में हम स्किन, आई और ईयर, त्वचा, आँख और कान के डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम त्वचा की, स्किन की डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। साथियों, स्किन ऐसा पार्ट है शरीर का जो हमें बाहर से, पशु को बाहर से आने वाले किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से रोकता है। शरीर को, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे किसी भी अन्य प्रकार का हो, चाहे सनबर्न हो, कोल्ड हो, सबसे बचाता है। तो आइए बात करते हैं कि स्किन की क्या विशेषता होती है, स्किन में क्या होता है। इसको एक बार ब्रीफ में हम देख लेते हैं। साथियों, स्किन में 3 लेयर होती है। एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है और सबक्यूटिस होती है। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद में जो अंदर की लेयर होती है उसको डर्मिस कहते हैं और सबसे नीचे वाली लेयर को बोलते हैं सबक्यूटिस। तो एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है उसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। इन दोनों लेयर के अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है उसको हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं डर्मेटाइटिस के बारे में। इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन इंक्लूडिंग डर्मिस एंड एपिडर्मिस। जैसा कि मैंने बताया कि त्वचा की ऊपरी सतह, एपिडर्मिस और डर्मिस के परत में सूजन आना डर्मेटाइटिस कहलाता है। साथियों में ये कई वजह से हो सकता है। इसकी एटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, इसके कारक के बारे में बात करते हैं। तो पहला कारक है बैक्टीरियल डर्मेटाइटिस, या स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज जो कोकाई होते हैं बैक्टीरिया, उनकी वजह से होता है। सेकेंड है वायरल डर्मेटाइटिस। वायरल डर्मेटाइटिस पोक्सविरिडी फैमिली के वायरस की वजह से होता है, जैसे काउ पोक्स, सी पोक्स, गोट पोक्स और अदर पोक्स। तीसरा है फंगल डर्मेटाइटिस। फंगल डर्मेटाइटिस रिंगवर्म की वजह से होता है। चौथा है पैरासिटिक डर्मेटाइटिस। पैरासिटिक डर्मेटाइटिस मेंज की वजह से होता है। क्यूटेनियस फिलेरियोसिस है, मियासिस है, ये इसके टाइप है। मेंज 2 टाइप से होती है, सार्कोप्टिक मेंज और सोरोप्टिक मेंज। बात करते हैं फिजिकल एजेंट्स की। तो फिजिकल एजेंट में सनबर्न है, एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड, ज़्यादा गर्म और ठंडी एक्सपोजर से भी, सनबर्न से भी और ट्रोमा से भी, इन तीनों वजह से डर्मेटाइटिस होता है। फिर बात करते हैं केमिकल एजेंट की। केमिकल एजेंट में कई ऐसे केमिकल है जो इरिटेंट केमिकल्स होते हैं, जो स्किन की एपिडर्मिस और डर्मिस को जला देते हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन कर देते हैं, उसमें स्वेलिंग कर देते हैं, सूजन कर देते हैं, जिसकी वजह से डर्मेटाइटिस होती है। उसके बाद बात करते हैं एलर्जिक डर्मेटाइटिस की। साथियों, एलर्जिक डर्मेटाइटिस विशेष रूप से जैसे घोड़े में पाई जाती अर्टिकेरिया बोलते हैं, जिसमें सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं। डर्मेटाइटिस के सिम्टम्स की बात करते हैं। इस रोग की इटियोलॉजी के आधार पर लक्षण भी अलग अलग तरह के होते हैं। चूंकि इटियोलॉजी में कई प्रकार के कारक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, फिजिकल एक्सपोजर है, एलर्जी है, उसी प्रकार से इसके अलग अलग सिम्टम्स भी आते हैं। सिम्टम्स में विशेष रूप से बात करते हैं तो चमड़ी पर जगह जगह लाल चकत्ते, खुजली, दर्द व सूजन आ जाती है। कई कई जगह पर छोटे छोटे फपोले हो जाते हैं, वेसिकल्स हो जाते हैं, जो फूटने के बाद में उनसे फ्लूइड आता है। काफ़ी जगह पे लाल चकत्ते हो जाते हैं, बॉडी के अंदर खुजली होती है, दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है। कई बार ऐसी स्वेलिंग होती है कि वो हार्ड हो जाती है, स्किन को हार्ड कर देती है। शरीर के कई हिस्सों से बाल उड़ जाते हैं, जैसे मेंज के अंदर काफ़ी जगह से बाल उड़ जाते हैं। बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस पशु के चारा, दाना, पानी एवं आसपास के वातावरण के आधार पर किया जाता है। साथ ही उसके चारे का, दाने का, पानी जो उसको पिलाया जा रहा है और आसपास का वातावरण कैसा है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग इसका डायग्नोसिस किया जाता है। जैसे एक्सेसिव हीट वाली जगह पे एक्सेसिव कोल्ड है, सनबर्न आ रहा है, या चारे के अंदर ऐसा कुछ चारा, गंदा चारा, सड़ा हुआ चारा जिसमें फंगस हो सकती है, उसकी वजह से भी उसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। पानी के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी स्किन डिजीज हो सकती है। आइए बात करते हैं कि डायग्नोसिस का अगला टूल क्या हो सकता है। तो डायग्नोसिस का साथियों अगला टूल है स्किन स्क्रैपिंग और स्वाब की जांच। जैसे वेसिकल हो गया, स्किन स्क्रैपिंग हो गई, विशेष रूप से बैक्टीरिया, पैरासाइट और फंगल इन्फेक्शन के अंदर। साथियों, स्किन स्क्रैपिंग से पैरासिटिक इन्फेक्शन का पता चल सकता है। मेंज कौन सा है, सार्कोप्टिक है, सोरोप्टिक मेंज है, उस मेंज का पता हम स्किन स्क्रैपिंग से पता कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन कौन सा है, उसका पता चल सकता है। फिर बात करते हैं ब्लड एग्जामिनेशन की। तो ब्लड एग्जामिनेशन में डीएलसी और टीएलसी से भी इन्फेक्शन का कारण का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या फंगल इन्फेक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में डीएलसी और टीएलसी के जो पैरामीटर्स हैं, वैल्यूज है, वो चेंज होके आएगी, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल है या फंगल इन्फेक्शन है।
साथियों बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट त्वचा के इस निशान जैसे लाल चकते हैं, सूजन आ रही है, फुंसी हो रहा है, वेसिकल हो रहा है, जैसे काउ पॉक्स के अंदर पोक लीजन्स आते हैं, मेंज के अंदर बाल उड़ जाते हैं, हेयर लॉस होता है पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसी हिसाब से काफ़ी त्वचा के निशान से हम पता लगा सकते हैं। एलर्जिक डर्मेटाइटिस में लाल चकते हो जाते हैं, हार्डनिंग हो जाती है, स्किन हार्ड हो जाती है, कई जगह पे सॉफ्टनेस हो जाती है और स्किन मोटी हो जाती है। दूसरा हम खून की जांच जैसे डीएलसी और टीएलसी, जैसा मैंने पहले बताया, खून की जांच से डीएलसी और टीएलसी के पैरामीटर अगर डिफरेंसेस आएंगे उसमें, तो हम बता सकते हैं कि ये बैक्टीरियल डर्मेटाइटिस है, कि वायरल डर्मेटाइटिस है, कि फंगल डर्मेटाइटिस है। इसी प्रकार से स्किन स्क्रैपिंग लेंगे, उसके आधार पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर स्किन स्क्रैपिंग के अंदर मेंज का इन्फेक्शन आ रहा है तो हम मेंज का ट्रीटमेंट करेंगे। बैक्टीरिया कोई आ रहा है, स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस आ रहा है, तो हम बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करेंगे। अब बात करते हैं अगर वो ट्रीटमेंट के अंदर बैक्टीरियल डर्मेटाइटिस अगर आता है तो बैक्टीरियल डर्मेटाइटिस का क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो साथियों स्किन पर एंटीबायोटिक लोशन या ऑइंटमेंट इजीली अवेलेबल है, उसका एप्लीकेशन किया जाता है। लिक्विड पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है उसको डाइल्यूट करके, और पर्टिकुलर लीजन्स जो स्किन के ऊपर है उन पे ड्रेसिंग की जाती है। उसके बाद में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लिया लगाया जाता है, जैसे प्रोकेन पेनिसिलिन इंट्रामस्कुलर, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट में बहुत अच्छा इफेक्टिवली काम करते हैं। ऐसे इंजेक्शन को यूज में लिया जाता है। फिर बात करते हैं इंजेक्शन एविल, जो हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं। एक्चुअल में कभी भी डर्मेटाइटिस के अंदर ऐसी रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से बॉडी हिस्टामिन्स रिलीज करती है, उन हिस्टामिन्स की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। तो एविल लगाने से वो सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। फंगल डर्मेटाइटिस की बात करते हैं तो इसमें स्किन पर एंटी फंगल ऑइंटमेंट लगाते हैं। एंटी फंगल मिकोनाजोल का ऑइंटमेंट आता है वो लगा सकते हैं, और टेबलेट आती है ग्रेसियोफ्लुविन, जो ओरली कम से कम 1 महीने तक ये ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। क्योंकि फंगल डर्मेटाइटिस में ये लंबा ट्रीटमेंट चलता है, 3 से 4 सप्ताह तक ट्रीटमेंट दिया जाता है, तब जाके ये कम्प्लीटली रिवॉल्व होता है। बात करते हैं पैरासिटिक डर्मेटाइटिस के साथ में। पैरासिटिक डर्मेटाइटिस के अंदर अगर जब स्किन स्क्रैपिंग से मेंज और माइट्स का पता चलता है कि सौरोटिक और सार्कोटिक माइट का इन्फेक्शन है, तो हम उसका लोकली और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो लोकल एप्लीकेशन के लिए हम लिक्विड लेते हैं साइपरमेथ्रिन 10% सॉल्यूशन, जिसको पानी में घोलने के बाद में पूरी बॉडी पे लगाया जाता है। जहाँ जहाँ पे उसके स्किन के ऊपर सिम्टम्स आते हैं वहाँ पे उसको एप्लीकेशन किया जाता है। और साथ में इंजेक्शन आइवरमेक्टिन, जिसका 0.2 मिलीग्राम प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से सबक्यूटेनियस, साथ में बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसको सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन हर 2 सप्ताह से रिपीट किया जाता है जब तक कि उसके सारे सिम्टम्स सोल्व नहीं हो जाए, कंप्लीटली गायब नहीं हो जाए। अब साथ ही इसमें एक विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अलावा, ट्रीटमेंट के अलावा, हमें मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पे पशु को बांधा हुआ है उस बाड़े की मिट्टी की कंडीशन क्या है, उसका चारा क्या खिलाया जा रहा है, उसको पानी क्या पिलाया जा रहा है, इन सब बातों को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसके चारे के अंदर अगर हमें लगता है कि चारा गीला हो गया, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, वो सड़ गया है, उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन है, तो उस चारे को हटाया जाए, साफ चारा उसको खिलाया जाए। मिट्टी जहाँ पे वो बंधा हुआ है उस मिट्टी के अंदर पैरासाइट, बैक्टीरिया और फंगल कारक पाए जाते हैं, और माइट्स और मेंज जो काफ़ी अंदर तक, डीप तक, मिट्टी के डीप तक चली जाती है। तो साथ ही इस प्रकार की कंडीशन में जो बाड़े की मिट्टी है उसको टाइम टू टाइम उसको बदलना रहता है। 2 फीट तक की उसको खोद कर उस मिट्टी को उठाकर नई मिट्टी डालना होता है, नई बेडिंग करना होता है। साथ ही बात करते हैं एक्जिमा की। एक्जिमा के अंदर शरीर के अंदर या बाहर वातावरण में ऐसे कई पदार्थ होते हैं जिसके संपर्क में आने से स्किन पर कई प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, जिनको हम इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस कहते हैं, जिसे एक्जिमा भी कहा जाता है। बात करते हैं सिम्टम्स की। जिस प्रकार से मनुष्य में लक्षण पाए जाते हैं वैसा पशुओं में नहीं पाया जाता। पशुओं के अंदर माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, बहुत हल्के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे चमड़ी पर जगह जगह लाल धब्बे तथा फफोले होना। वेसिकल्स होते हैं जो कई शरीर के कई जगहों पे होते हैं और उन वेसिकल्स में फ्लूइड रहता है, इसको बोलते हैं मॉइस्ट एक्जिमा। खुजली, बाल चढ़ना, त्वचा की ऊपरी सतह का उतरना, त्वचा की ऊपरी परत जो है वो उतरने लगती है, इस प्रकार के सिम्टम्स इसमें आते हैं। सूजन काफ़ी समय हो जाने के बाद में स्किन मोटी हो जाती है, और वहीं मोटी स्किन ज़्यादा टाइम और निकाल देने के बाद में सूख कर सख्त हो जाती है, इसको बोलते हैं ड्राई एक्जिमा।
साथियों, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट में विशेष रूप से इसमें एलर्जी के कारणों का पता किया जाता है और पता करने के बाद में उन कारकों से पशु को दूर रखा जाता है। पशु को अंत एवं बाह्य परजीवी कृमिनाशक दवाई दी जाती है। एंटाहिस्टामिनिक और कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दिए जाते हैं। एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट दिया जाता है। लगाने के हिसाब से ये बहुत ही सूदिंग इफेक्ट करता है, क्योंकि त्वचा सूखी होती है तो उसको मॉइस्चर भी देता है और सिम्टम्स को भी सबसाइड करता है। एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट के अंदर सैलिसिलिक ऑइंटमेंट और जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट काफ़ी लाभदायक होते हैं। एक ऑइंटमेंट जो बनाया जा सकता है सैलिसिलिक एसिड और टैनिक एसिड को बराबर मात्रा के अंदर 600 ml एल्कोहल में मिला के उसका लोशन बना लिया जाता है। इस लोशन को शरीर के उन लीजन्स, उन सिम्टम्स, उन पर्टिकुलर एरियाज पे यूज़ किया जा सकता है। अगर वहाँ पे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेज हैं तो हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यूज़ 3 से 5 दिन के लिए कर सकते हैं, ताकि उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और आपके लिए आगे भी ऐसे ही बढ़िया वीडियो आते रहेंगे, अतः आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।